हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नाड़ी दोष के अर्थात नाड़ी दोष नहीं लगेगा इसके 3 सूत्र बताऊंगा। किसी भी लड़के और लड़की का मिलान करते समय यदि एक सूत्र भी लागू हो गया तो मिलान शुभ हो जाएगा और नाड़ी दोष समाप्त हो जाएगा। तो इन तीनों सूत्रों को आप ध्यान से सुन लेवें, समझ लेवें। और यदि आप ज्योतिष के जानकार नहीं हैं तब भी आप अपनी कुंडली खोलकर इस विषय को समझ सकते हैं। आपका लड़का है, लड़की है, उसका विवाह होना बाकी है या उसका मिलान कहीं किया है, वहाँ पर नाड़ी दोष बता दिया है, तो मैं जो सूत्र बता रहा हूँ उन सूत्रों को पहले अवश्य देख लेवें, सुन लेवें और फिर उसके बाद उस मिलान को छोड़ें। क्योंकि बहुत सी बार होता यह है कि नाड़ी दोष लगती ही नहीं है, हम जबरदस्ती मिलान को छोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे विशेष बिंदु हैं 3। लगभग सभी लोगों को पता भी है इन बिंदुओं के बारे में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है। और सामान्य से नियम हैं और इन नियमों का पालन करें तो नाड़ी दोष इन नियमों से समझ सकते हैं हम। और यदि इन 3 नियमों में से एक भी नियम लागू हो गया, एक भी सूत्र लागू हो गया तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी का अर्थ है नसों से, रग नाड़ी। और नाड़ी में जो खून चलता है, और नाड़ी यहाँ पर 3 प्रकार की बताइए, आदि, मध्य और अंत्य। आदि का, मध्य का, अंत्य का, तीनों का संबंध अलग अलग है। आदि वात, मध्य पित्त और अंत्य कफ से है। तो नाड़ी को हम शारीरिक संबंधों में भी देखते हैं, पति पत्नी के संबंधों में भी देखते हैं, शारीरिक स्थिति को भी देखते हैं। कहीं रोग तो नहीं हो जाएगा विवाह के बाद, कहीं कोई शारीरिक कष्ट तो होने वाला नहीं है विवाह के बाद। तो नाड़ी यदि नाड़ी का दोष लगेगा तो शारीरिक दोष भी उत्पन्न हो जाएंगे। और फिर वहीं पर हम आगे ऐसे भी समझते हैं कि बहुत सी बार आपने सुना होगा कि नाड़ी दोष तो संतान के लिए देखा जाता है, तो फिर वहाँ पर संतान होने में भी समस्याएं होती है। लेकिन दोनों की आदि नाड़ी है तो वात बढ़ जाएगा, शरीर में हड्डियों में रोग हो जाएंगे, वायु रोग हो जाएगा, गठिया रोग हो सकता है, हड्डियों में विकार हो सकते हैं, अन्य वायु से संबंधित जितने भी रोग हैं हो सकते हैं। मध्य नाड़ी में पित्त रोग हो सकते हैं, खुजली के रोग हो सकते हैं, पित्त बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं उसमें हो सकती है यदि दोनों की एक ही मध्य नाड़ी है। और अंत्य नाड़ी यदि दोनों की है तो कफ बढ़ जाता है, जुकाम, खांसी, फेफड़ों की समस्या। तो इसीलिए दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों की नाड़ी अलग अलग होगी तो शारीरिक सिस्टम सही रहेगा, दोनों के विवाह के बाद शारीरिक समस्याएं नहीं रहेगी। लेकिन दोनों की एक नाड़ी है तब भी विवाह किया जा सकता है। इन 3 सूत्रों को आप समझें। तो सबसे पहला सूत्र यहाँ स्क्रीन पर देखें आप। एक राशि हो, राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष समाप्त हो जाएगा। तो मैं 12 राशियां जो है उसमें कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियां बनती है सारी बताऊंगा, ध्यान से सुने। कृत्तिका और रोहिणी सबसे पहले बात करें। कृत्तिका, रोहिणी दोनों की अंत्य नाड़ी है। यदि आपकी कुंडली भी आप खोलकर देखेंगे उसमें आपका कृत्तिका नक्षत्र है या रोहिणी नक्षत्र है तो दोनों की अंत्य नाड़ी लिखी हुई होगी। आपकी लड़की है कृत्तिका नक्षत्र की और आपने विवाह करा दिया रोहिणी नक्षत्र वाले लड़के से, तो नाड़ी तो दोनों की एक है। अब आप पंडित के पास जाएंगे तो वो नाड़ी एक बताएगा और कहेगा नाड़ी दोष है, लेकिन इस विवाह को कर सकते हैं क्योंकि नाड़ी दोष नहीं लगेगा। सूत्र क्या है? राशि एक है लेकिन नक्षत्र अलग अलग हैं। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो वृषभ राशि में कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र, दोनों नक्षत्रों की नाड़ी अंत्य होती है, दोनों का मिलान किया जा सकता है। इन दोनों का मिलान करें तो विवाह में कोई नाड़ी दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आगे चलें। मिथुन राशि में आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र, दोनों की आद्य या आदि नाड़ी जिसे कहते हैं, कहीं कहीं आद्य भी लिखा हुआ है, बाकी आदि नाड़ी है। अब आर्द्रा और पुनर्वसु दोनों मिथुन राशि में आते हैं, उन्हीं की बात हो रही, क्योंकि पुनर्वसु का चौथा चरण तो कर्क में भी आता है।
लेकिन यहाँ मिथुन राशि की ही बात हो रही, क्योंकि राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग हैं। तो आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र हो लड़के लड़की का अलग अलग, और राशि मिथुन हो, ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि नक्षत्र दोनों के अलग अलग हैं, राशि दोनों की एक है। अब तीसरी स्थिति समझें, उत्तरा फाल्गुनी हस्त। यहाँ दोनों की आदि नाड़ी है, कन्या राशि है, उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण कन्या में आते हैं, हस्त के 4 चरण कन्या में आते हैं। अब हस्त की लड़की है, उत्तरा फाल्गुनी का लड़का है, या उत्तरा फाल्गुनी की लड़की है, हस्त का लड़का है, विवाह हो सकता है। दोनों की एक नाड़ी होने के बाद भी विवाह हो सकता है। तो इसी विषय को समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है कि राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग हैं, फिर भी विवाह हो सकता है, क्योंकि नक्षत्र अलग अलग हैं, दोनों की एक नाड़ी है, फिर भी विवाह हो सकता है, क्योंकि यह शास्त्र में नियम लिखा हुआ है। तो इस परिहार सूत्र को आप समझ सकते हैं। अब स्वाति और विशाखा की बात करें, दोनों तुला राशि में आती है। रू रे रो ता स्वाति नक्षत्र, टी तू ते विशाखा नक्षत्र, 3 चरण विशाखा के, 4 स्वाति के, दोनों तुला राशि में हो, तुला राशि ही हो किसी व्यक्ति और लड़के और लड़की की, और दोनों के नक्षत्र अलग अलग, जैसे एक का स्वाति एक का विशाखा, तो विवाह हो सकता है। दोनों की अंत्य नाड़ी है, फिर भी विवाह हो सकता है। स्वाति विशाखा का विवाह हो सकता है, क्योंकि राशि एक ही है, नक्षत्र अलग अलग है, अंत्य नाड़ी है, फिर भी विवाह हो सकता है। तो इस सिस्टम को आप समझ लें। अब अगली इसी बिंदु को आगे, क्योंकि यह जो पॉइंट है, राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग है, इसी पॉइंट पर बात हो रही। अब उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र पर चलें। दोनों की अंत्य नाड़ी है, आपकी कुंडली खोलकर देख लें, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र अंत्य नाड़ी लिखी हुई होगी। दोनों मकर राशि में आते हैं। उत्तराषाढ़ा के दूसरा तीसरा चौथा चरण, श्रवण के 4 चरण, ये मकर राशि में आते हैं। अब लड़की का मान लो उत्तराषाढ़ा है, लड़के का श्रवण है, या लड़की का श्रवण है, लड़के का उत्तराषाढ़ा है, ऐसी स्थिति में भी दोनों का विवाह हो सकता है, क्योंकि राशि एक है, नक्षत्र अलग अलग हैं, इसलिए नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब फर्स्ट जो ये बिंदु बताया, इसका अंतिम 2 नक्षत्र मैं और बता रहा हूँ, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। शतभिषा के 4 चरण कुंभ राशि में आते हैं, और पूर्वा भाद्रपद के शुरू के 3 चरण से सो द, शतभिषा में कौन से आते हैं, गो सा सी सु, ये अक्षर आते हैं, कुंभ राशि आती। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आता है से सो द, 3 चरण आते हैं कुंभ राशि में। चौथा चरण मीन में चला जाता है, तो मीन की बात नहीं हो रही। कुंभ राशि में हो कोई व्यक्ति, लड़का और लड़की दोनों कुंभ राशि में हो, और लड़के या लड़की की दोनों के नक्षत्र अलग अलग कौन कौन से हों, शतभिषा हो, पूर्वा भाद्रपद हो, दोनों की आदि नाड़ी होगी, आद्य नाड़ी होगी या आदि नाड़ी होगी। आद्य और आदि नाड़ी एक ही बात है, ऐसी स्थिति में भी विवाह किया जा सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको बिंदु यहाँ समझाया है कि राशि एक है, एक ही राशि है, नक्षत्र अलग अलग हैं उसी राशि में, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। बहुत सी बार 2 नक्षत्रों की एक ही नाड़ी होती है, ऐसी स्थिति में भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र अलग अलग हैं, राशि भले एक हो। तो पहला सूत्र आपने समझ लिया, ऐसी स्थिति यदि किसी भी मिलान में बनती है तो विवाह कर सकते हैं, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब दूसरा, नक्षत्र तो एक है, दूसरा सूत्र यहाँ पर ध्यान से देखें, अब दूसरा सूत्र बता रहा हूँ, नक्षत्र तो एक है लेकिन राशि अलग अलग है। ऐसा योग कब बनेगा, तो सबसे पहला योग बनेगा कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र की अंत्य नाड़ी है, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र मेष राशि में भी आता है, वृषभ में भी आता है। मान लीजिए किसी लड़की का कृत्तिका नक्षत्र है मेष राशि, और किसी लड़के की वृषभ राशि है, और कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे तीसरे चौथे चरण में जन्म हुआ है, क्योंकि 3 चरण उसके वृषभ में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। तो इस विषय को आप समझ सकते हैं कि नक्षत्र एक है, कृत्तिका नक्षत्र दोनों की अंत्य नाड़ी है, लेकिन राशियां अलग अलग है, लड़के की वृषभ है, लड़की की मेष है, विवाह हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इस बिंदु में थोड़ी सी एक बात और समझनी होगी, यहाँ लिखने वालों ने तो किताबों में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ग्रह मैत्री अवश्य देखें, क्योंकि मेष और वृषभ में राशि मैत्री नहीं होती है। इसलिए मैं तो यह सोचता हूँ कि मेष और वृषभ का विवाह होना ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कृत्तिका और
मेष कृतिका वृषभ का विवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के नक्षत्र एक ही हैं, राशियां अलग अलग हैं। यहाँ गुण तो मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलान हो सकता है, नाड़ी दोष तो नहीं लगेगा। यह परिहार सूत्र स्पष्टतया लिखा हुआ है शास्त्रों में। अब दूसरे बात करें मृगशीर नक्षत्र की। इसकी मध्य नाड़ी होती है मृगशीरा नक्षत्र। यदि आप में से किसी का भी मृगशीर नक्षत्र हो तो ध्यान से सुन लें। मृगशीर नक्षत्र के 2 चरण वृषभ में आते हैं, 2 चरण जो तीसरा और चौथा चरण मिथुन में आता है। वृषभ और मिथुन दोनों राशि मैत्री भी है, विवाह हो सकता है। और मृगशीर जो नक्षत्र है उसमें मान लीजिए लड़की है, एक मिथुन वृषभ राशि है, लड़के की मिथुन राशि है, उसमें मृगशीर नक्षत्र है तो विवाह हो सकता है। क्योंकि राशियां अलग अलग है, नक्षत्र एक ही है, मृगशीर नक्षत्र में विवाह हो सकता है। वापस समझा दूं, मृगशीर नक्षत्र वृषभ राशि में आता है। मान लीजिए किसी लड़की की वृषभ राशि है, मृगशीर नक्षत्र है, और मृगशीर नक्षत्र मिथुन में भी आता है। अगर किसी उस लड़की का विवाह किसी मिथुन राशि वाले लड़के से होता है और उसका भी मृगशीर नक्षत्र है लेकिन मिथुन राशि है तो विवाह हो सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब अगले बिंदु पर चर्चा करें, पुनर्वसु नक्षत्र। इसकी आदि नाड़ी होती है। इससे पहले जो मृगशीर बताया उसकी मध्य नाड़ी होती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन में आता है, कर्क में भी आता है। 3 चरण उसके मिथुन में आते हैं, चौथा चरण कर्क में आता है। विवाह हो सकता है क्योंकि नक्षत्र तो एक ही है, राशियां अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी राय कम ही दूंगा, क्योंकि मिथुन और कर्क का विवाह करना ज़्यादा शुभ नहीं रहता है। तो इसे थोड़ा सा टाल सकते हैं आप चाहें तो, और अति आवश्यकता विशेष में कर सकते हैं। महामृत्युंजय के जाप भी लिखे हुए हैं शास्त्रों में। यदि नाड़ी दोष हो भी जाए ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि यहाँ पर तो नाड़ी दोष लगेगा ही नहीं, क्योंकि राशियाँ अलग अलग है, दोनों का पुनर्वसु नक्षत्र है, इसलिए नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक की कर्क राशि है, एक की मिथुन राशि है, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब अगले नक्षत्र की बात करें, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यह कन्या राशि में आता है और सिंह राशि में भी आता है, क्योंकि इसका एक चरण सिंह में होता है, एक कन्या में होता है। तो सूर्य और बुध की फिर भी मैत्री है, तो सिंह कन्या का विवाह हो सकता है। और सिंह कन्या में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, मान लीजिए किसी लड़की का उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण में जन्म है तो उसकी सिंह राशि होगी। और किसी लड़के का जन्म उत्तरा फाल्गुनी के तीसरे, दूसरे या चौथे चरण में कहीं पर भी जन्म है तो उसकी कन्या राशि होगी। तब भी दोनों की आदि नाड़ी होकर भी विवाह हो सकता है। अब अगले नक्षत्र की बात करें, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र की मध्य नाड़ी होती है और चित्रा नक्षत्र कन्या में भी आता है, तुला में भी आता है। लड़के लड़की की दोनों की राशियां अलग अलग है। कौन कौन सी? एक की कन्या है, एक की तुला है, लेकिन दोनों का नक्षत्र चित्रा ही है। ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष नहीं लगेगा, विवाह हो सकता है। तो चित्रा नक्षत्र को लिख लें और इस वीडियो को कभी भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विशाखा नक्षत्र, अगला नक्षत्र विशाखा। यह तुला में भी आता है, वृश्चिक में भी आता है। ती तू ते ये तुला में आते हैं और तो अक्षर वृश्चिक में आता है। लेकिन तुला और वृश्चिक का मिलान मैं कम ही बताऊंगा, क्योंकि इनका जो मैचिंग है इतना बढ़िया नहीं होता। फिर भी आवश्यकता विशेष में कर सकते हैं। लड़की का विशाखा नक्षत्र तुला राशि में जन्म है, लड़के का मान लो विशाखा वृश्चिक में है, या लड़के का तुला विशाखा में है, लड़की का वृश्चिक विशाखा नक्षत्र में जन्म है, तब भी विवाह कर सकते हैं। नाड़ी दोष विशाखा नक्षत्र में इस स्थिति में नहीं लगेगा जब दोनों की राशियां अलग अलग होगी, नक्षत्र एक होगा। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें, विशाखा नक्षत्र की अंत्य नाड़ी होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बता रहा हूँ, इसकी भी अंत्य नाड़ी होती है। यह धनु में भी आता है, मकर में भी आता है। हालांकि इसके विवाह की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि राशि मैत्री नहीं है। एक धनु राशि गुरु, एक शनि, दोनों की मित्रता नहीं है। फिर भी बहुत ऐसी स्थितियां बने तो कर सकते हैं विवाह, नाड़ी दोष तो नहीं लगेगा। कारण कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसी की धनु राशि है और दूसरे व्यक्ति जिससे विवाह हो रहा है उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि है, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों के नक्षत्र एक ही हैं लेकिन राशियां अलग अलग है, तभी यह नियम लागू होगा। इस नियम को ध्यान से देख लें। अब धनिष्ठा नक्षत्र, इसी नियम में, सेकंड वाले नियम में धनिष्ठा नक्षत्र भी आएगा, मध्य नाड़ी आएगी। धनिष्ठा नक्षत्र मकर में भी आता है, कुंभ में भी आता है। मकर कुंभ की राशि मैत्री है, विवाह हो सकता है। लड़की का धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि है, लड़की और लड़के की धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि है, विवाह हो सकता है, कोई दोष नहीं। चाहे इधर उधर भी हो सकता है। इधर उधर का मतलब मकर राशि यदि लड़के की है, लड़की की कुंभ है,
दोनों का धनिष्ठा नक्षत्र है तब भी विवाह हो सकता है, लेकिन नक्षत्र धनिष्ठा ही होना चाहिए और राशियां अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर में होते हैं शुरू के, और 2 चरण अंत के, तीसरा और चौथा चरण कुंभ में होता है। तो इस विषय को समझना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया कि धनिष्ठा नक्षत्र में भी नाड़ी दोष इस स्थिति में नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया कुछ नक्षत्रों में नाड़ी दोष लगता ही नहीं। उसका कारण यही है कि वो राशि एक ही होती है, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, या नक्षत्र एक ही है, राशि अलग अलग होती है। अब अंतिम नक्षत्र की बात करूंगा, पूर्वा भाद्रपद। इसके 3 चरण से, सो, द कुंभ में चले जाते हैं और दी चौथा चरण मीन में चला जाता है। इस स्थिति में भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। एक की कुंभ राशि, एक की मीन राशि, विवाह हो सकता है, लेकिन मैं कुंभ और मीन के विवाह में राय कम दूंगा, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है और मीन राशि का स्वामी जो है गुरु है। दोनों का विवाह करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो लड़की का और लड़के का भी पूर्वा भाद्रपद हो, लड़की की कुंभ हो, लड़के की मीन हो, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो नाड़ी दोष तो इस स्थिति में नहीं लगेगा। लेकिन आपको ग्रह मैत्री भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर वीडियो में ग्रह मैत्री पर विशेष जोर दिया है। महत्व की बात यही है कि ग्रह मैत्री को समझना होगा। तो मैंने आपको बताया कि कृतिका नक्षत्र, मृगशीर नक्षत्र, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, फिर उसके बाद मैंने बताया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो ये दूसरा जो सूत्र है कि नक्षत्र एक हो, राशि अलग अलग हो, तो ये सारे नक्षत्र उसी में आते हैं। अब तीसरा सूत्र देखें यहाँ पर, नक्षत्र एक हो, चरण अलग अलग हो, तब भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नक्षत्र एक है, नक्षत्र एक ही है, लेकिन चरण अलग हो गए, ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। अब कोई भी नक्षत्र हो सकता है, इसमें तो सभी नक्षत्र आ गए। मान लीजिए किसी लड़के का और लड़की का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, लेकिन एक का पहले में हुआ, एक का दूसरे में हुआ, तो नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोष कब लगेगा, इसमें पाद वेद भी बताया, पदा वेद। पहले चरण का चौथे चरण के साथ दोष लगेगा, इस बात को नोट कर लें। अश्विनी नक्षत्र में मान लीजिए पहले चरण में लड़की हुई पैदा और लड़का चौथे चरण में पैदा हुआ है, दोनों का शादी, दोनों का विवाह करना चाहते हैं, तो दोष लगेगा, क्योंकि पहले का चौथे के साथ दोष लगता है, दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे चरण का तीसरे चरण के साथ दोष लगेगा। लेकिन पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ दोष नहीं लगेगा। चौथे का भी दूसरे के साथ, चौथे का तीसरे के साथ दोष नहीं लगेगा। तो चरण में भी इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहां पर भी इस चित्र से भी समझ सकते हैं कि पहले चरण का और चौथे चरण का दोष लगेगा। एक ही नक्षत्र हो तब ऐसी स्थिति को देखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए लड़का पहले चरण में हुआ है किसी भी नक्षत्र में, लड़की दूसरे में हुई है या तीसरे में हुई है, तो दोष नहीं लगेगा। बार बार कहने का अभिप्राय यही है कि आप उसे अच्छी तरह से समझ लेना। एक नक्षत्र हो लेकिन चरण अलग अलग हो, लेकिन स्थिति मैंने बता दी कि पहले का चौथे के साथ दोष लगेगा, दूसरे का तीसरे के साथ दोष लगेगा, लेकिन पहले का दूसरे या तीसरे के साथ विवाह हो चरण वाले के साथ तो दोष नहीं लगेगा। चौथे चरण वाले का भी दूसरे या तीसरे चरण वाले के साथ विवाह हो तो दोष नहीं लगेगा। पहले का चौथे चरण वाले के साथ ही दोष लगेगा, दूसरे का तीसरे चरण के साथ ही दोष लगेगा। तो आज मैंने तीनों बिंदु आपको समझाएं। ज्योतिष के ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। इनको अगर आप समझ गए तो आप नाड़ी दोष को समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और सभी नक्षत्रों को मैंने नाम भी बता दिए और स्थितियां भी बता दी। तो 3 बिंदु मैंने आपको बताया। राशि एक हो लेकिन उसी राशि में दोनों अलग अलग नक्षत्र हो तो मिलान हो सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। नक्षत्र एक ही हो लेकिन उसी नक्षत्र में राशियां अलग अलग हो रही है, ऐसी स्थिति में भी विवाह हो सकता है, नाड़ी दोष नहीं लगेगा। और नक्षत्र एक ही हो और चरण अलग अलग हो, पाद वेद ना हो, पदा वेद, पहले का चौथे के साथ दोष लगता है, दूसरे का तीसरे चरण के साथ दोष लगता है, इस बात को समझना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करेंगे, मुझसे बात करेंगे, यहाँ मैसेज करेंगे, तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन नाड़ी दोष बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी है
उनमें समाप्त हो जाता है। आप इससे घबराएं नहीं, केवल नाड़ी दोष ही नहीं होता मिलान में, बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।